कोरोना का तीसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन शहर में न सिर्फ दस्तक दे चुका है बल्कि तेजी से फैल भी रहा है। शासन प्रशासन जहां जनता से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है, वहीं जमीनी स्तर पर हालात कुछ बिगड़ते ही दिख रहे हैं। कितना खतरनाक, कितना घातक हमारे लिए वायरस हो सकता है, इसी बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ में फिर से मौजूद है डीएवीवी लाइफ साइंस के विभागाध्यक्ष डॉक्टर तुषार बनर्जी। आइए जानते हैं ओमिक्रॉन नए वेरिएंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लास्ट टाइम जो हमारा डिस्कशन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि कोरोना का स्वरूप ही ये है, ये हर कुछ दिन में बदलता रहेगा और ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से आप उनका नोमेनक्लेचर देते जाइए, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, बीच के दो हमने छोड़ दिए और ओमिक्रॉन पे हम आ गए हैं। कहना गलत है, हम ओमिक्रॉन पे ही आए हैं। ज़मीनी स्तर पे ओमिक्रॉन के आगे भी कहानी पहुंच चुकी है। आपने यदि अखबारों में देखा हो तो आजकल की ही वो है, फ्रांस में एक नया IHUT या IHT के नाम से एक नया वेरिएंट जिसकी उत्पत्ति शायद कैमरून में हुई है, वो भी आ गया है। कोरोना का स्वरूप मैंने जैसे कि लास्ट टाइम बताया था RNA वायरस है और RNA वायरस जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उसमें गड़बड़ियाँ या म्यूटेशंस इनकॉर्पोरेट होंगे ही, ये उसका स्वभाव है। तो हर बार कुछ नया आएगा और इस बार भी ओमिक्रॉन के साथ भी ऐसा ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएंट्स आए हैं लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, इसलिए हमारी नज़र में नहीं आए। ओमिक्रॉन चूँकि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये इसका पता भी हमें लगाने में बड़ी दिक्कत है। जैसे पहली वेव में हमें पता लगाने के लिए RT-PCR मशीन्स की आवश्यकता थी। इस बार ये ओमिक्रॉन है या डेल्टा है या अल्फ़ा है या बीटा है या IHT है, इसके लिए हमें एक और नई मशीन की आवश्यकता है जिसे हम कह रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन। वैसे जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन हमें पहले वेव में ही ज़्यादा नहीं तो कुछ की हमें व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो हमने नहीं की। RT-PCR सिर्फ आपको ये बता पाएगा कि क्या कोविड-19 है, लेकिन वेरिएंट कौन सा है ये RT-PCR से बहुत ठीक से नहीं बताया जा सकता। और जो प्रोटोकॉल्स अभी हमारे पैथोलॉजी लैब्स में चल रहे हैं उसमें तो बिल्कुल ही पता लगाना मुश्किल है। आप सिर्फ ये बता पाएंगे कि हाँ कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन ओमिक्रॉन है या डेल्टा है ये बताना इस RT-PCR की जो टेक्निक है उसके बियॉन्ड है। उसका जो फर्स्ट वेरिएंट था वो लंग्स में जाके इन्फेक्शन को फैला रहा था और लंग्स को चोक कर रहा था। ओमिक्रॉन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ओमिक्रॉन पहले दोनों वेरिएंट्स के कंपैरिजन में सिम्टोमेटिक वाइज या सिम्टम वाइज यदि बात करें तो सिम्टम्स इसके कम हैं, पर सिम्टम्स कम होने के मायने ये बिल्कुल नहीं है कि ये कम घातक है। डेल्टा अभी तक बीटा और डेल्टा जो हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। नुकसान दोनों, उसमें जान माल की जो नुकसान हुई है उसकी तो बात कर ही रहे हैं, और जो लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स हैं उसका भी जो नुकसान है वो डेल्टा ने बहुत किया है। जिसके अभी भी यदि आप देखेंगे जिनको कोरोना हो चुका था, जो कोरोना से सो कॉल्ड नेगेटिव हो गए थे, वो आज भी उसके दंश को झेल रहे हैं। दंश को झेल रहे हैं मतलब अभी भी ब्लड में क्लॉट थ्रो करने की ये टेंडेंसी बनी हुई है। अगर एक बार आदमी कोविड पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो गया है, सक्सेसफुली उसने उस चीज़ को जीत लिया है, तो उसमें एक बार पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ओमिक्रॉन को लेके क्या क्या सावधानियां बरतनी जानी चाहिए? चूँकि एक बार कोरोना हो चुका है और सक्सेसफुली आप पार भी पा चुके हैं, तो उसका कुछ रेसिडुअल इफेक्ट बॉडी में रहता ही है। ये जिनका जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं आप उनसे पूछेंगे तो 6 महीने 8 महीने तक लोगों को विजिबल इफ़ेक्ट थे, और यदि विजिबल इफ़ेक्ट 6 से 8 महीने तक लोगों को थे तो ये कहना बहुत गलत नहीं होगा कि जो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं या जो शरीर के अंदर जो बहुत ऑब्वियस रूप से नहीं दिखते वो उससे ज़्यादा समय तक चल रहे हैं। और इसकी बानगी आपको अभी जो रिसेंट में बहुत सारी ऐसी मौतें हुई हैं जिसमें कोई एग्जिस्टिंग ऐसा रीज़न नहीं था, आदमी ठीक था, खेत में गया, वापस लौटा, अचानक से कोलैप्स कर गया।
वो कार्डियक कोलैप्स के कारण हुआ, हार्ट फेलियर के कारण हुआ, लंग्स कोलैप्स करने के कारण हुआ, किडनीज पे इफेक्ट हुआ है। इवन एक बहुत अजीब सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो बहुत सारे ब्रेन स्ट्रोक की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत बढ़ गई। अब ऐसे सिचुएशन में जब एक और बार इन्फेक्शन होगा, पहले तो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप देख भी रहे हैं जिनको वैक्सीन लगी है उनको भी हो रहा है, 2 डोज लगने के बाद, 3 डोज लगने के बाद, और अभी कुछ दिन पहले तो एक आधे जिनको 4 डोज लगे फिर भी हुआ। तो होगा, क्योंकि ये म्यूटेटेड है, शरीर इसको नहीं पहचानता। पर बाकी चीज़ों को मोटा मोटा यानी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, कुछ को पहचानता है कुछ को नहीं पहचानता, तो इन्फेक्शन तो होगा। और यदि इन्फेक्शन दोबारा होगा तो जिनको पहले हो चुका है और जिनको इफ़ेक्ट ज़्यादा आए थे उनके लिए खतरा ज़्यादा है, अभी भी खतरा ज़्यादा है। सामान्य लोगों के लिए यदि बात करें तो हाँ, ये फैलेगा ज़्यादा, इफ़ेक्ट्स इसके माइल्ड होंगे लेकिन फैलेगा ज़्यादा। ध्यान देने की बात यह है। और यदि ये फैलेगा ज़्यादा तो जिन लोगों, जो वल्नरेबल हमारी पॉपुलेशन है, जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, पहले भी ये था अब भी ये है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ थी, जिनकी इम्यून सिस्टम्स वीक हैं, या जिनकी कोई सर्जरी हुई है, या जिनको पहले वाले कोविड के दौर में बहुत इन्हांस्ड इफ़ेक्ट्स आए थे, उनके लिए ख़ास तौर से अभी भी खतरा बरकरार है। वैक्सीनेशन के अलावा, वैसे वैक्सीनेशन के अलावा हमारे पास और कोई सटीक उपाय भी नहीं है, और सटीक उपाय नहीं होने के कारण अब ये आप मजबूरी में इसको ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वैक्सीन के कारण जो इसकी सीवियरिटी है, इसकी जो घातकता है, वो बिल्कुल कम होगी। 100% इसमें कोई शक की वो नहीं है। लेकिन क्या बिल्कुल 100% कारगर होगा? नहीं, 100% कोई भी चीज़ कारगर नहीं हो सकती। वैक्सीनेशन भी 100% नहीं बचा सकता। तो कुछ ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। जिन लोगों की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स की है, उनके लिए अभी भी खतरा उतना ही बना हुआ है। ओमिक्रॉन के बाद में क्या और वेरिएंट आने की संभावना है डॉक्टर साहब? 100% ओमिक्रॉन पे कहानी ख़त्म नहीं होने वाली। ये सिर्फ एक नॉमेनक्लेचर नहीं है। ओमिक्रॉन के बाद भी, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला, एक नया वेरिएंट आ चुका है और ऐसे और वेरिएंट्स आएंगे। लेकिन मैं फिर इस बात को आपको रिपीट करता हूँ कि ऐसे इन्फेक्शियस डिसीज़ेस और पार्टिकल्स तभी सक्सीड करते हैं जब वो अपने होस्ट को किल ना करें, ख़त्म ना करें। देखिए, यदि वायरस ने किसी को इन्फेक्ट किया और वो चल बसा, तो उस व्यक्ति के साथ साथ वो वायरस भी चला गया, तो वो ही वायरस सस्टेन करेगा, चलेगा। जो इन्फेक्ट करे, ट्रांसफ़र बहुत अच्छे से हो, लेकिन मारे ना। तो ऐसे ही वेरिएंट्स सिलेक्ट हो रहे हैं, और ओमिक्रॉन भी उसी का जीता जागता उदाहरण है कि ये इतने सारे लोगों की मृत्यु के बाद सिलेक्ट हुआ है। मतलब ये फैलेगा ज़्यादा, इसके सिम्टम्स माइल्ड होंगे, कष्ट कम देगा, लेकिन ये रहेगा। कितना % फैटलिटी की उम्मीद या कयास लगने चाहिए, मतलब लगाई जा सकती? देखिए, अब ये थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न इसलिए है कि यहाँ दिल और दिमाग दोनों के बीच में द्वंद्व शुरू हो जाता है। दिल तो कहता है 0 रहे, पर रियलिटी ये है कि पिछले बार के कंपैरिजन में 1/10 रहने की उम्मीद है। कि कोई सा भी म्यूटेंट हो, कोई सा भी वेरिएंट हो, उसका कोई कारगर इलाज दवाइयों, मेडिकेशन में नहीं है। तो इसके लिए क्या क्या सावधानी, क्या घरेलू उपाय? असल में अब इसका इलाज नहीं है कहना थोड़ा सा एक्सट्रीम कमेंट हो जाता है। इलाज आप उसी को कहते हैं जो टारगेटेड काम करे। मतलब यदि आप इलाज की बात करें तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल होना चाहिए जो वायरस पे जाए और उसे न्यूट्रलाइज कर दे, उसे ही इलाज कहेंगे। पर हमारी जो इलाज की पद्धति है वो सिम्टम्स को ट्रीट करती है। यदि आप सांस लेने में अक्षम है तो आपके लंग्स को फैला दिया जाए, या यदि आपका ब्लड गाढ़ा हो जा रहा है तो उसे पतला कर दिया जाए सामान्य भाषा में। तो इलाज तो हमारे पास यही है, और इसका सटीक इलाज, एक एग्जांपल आपने देखा था पिछले दौर में, हमने टोसिलिजुमैब, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ किया था जिसकी क्रॉस मैचिंग थी। 100% मैचिंग नहीं थी, क्रॉस मैचिंग थी। तो उसको भी हमने यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया। 50-50, 60-60 हज़ार के इंजेक्शन्स थे। वायरस का स्प्रेड उसने कम भी किया था, लेकिन इतना महंगा था कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन के रीच के बाहर था। ओमिक्रॉन के लिए या डेल्टा के लिए कोई कारगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अभी तक तो उपलब्ध है नहीं। अभी भी हमारे पास क्रॉस रिएक्टिव मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, तो जो सीवियर केसेस होंगे उसमें हम उनको एडमिनिस्टर करेंगे।
लेकिन जहाँ तक घरेलू उपाय का सवाल है, तो सर्दी ज़ुकाम में जो घरेलू उपाय आप सालों से करते आए हैं वही यथावत रहेंगे। जो एडवाइजरीज़ आपको पहले जारी हुई थी, वो चाहे काढ़ा हो, स्टीम हो, अपने, और इन सब से ज़्यादा ज़रूरी अपने आप का जो बचाव है वही सबसे कारगर इलाज। मास्क पिछले दौर में कारगर सिद्ध हुए थे। मेरे बहुत सारे मित्र जिन्होंने कंटिन्यूअस 72 घंटे आईसीयू में ड्यूटी करी, उन्होंने एक ही चीज़ किया, N95 मास्क उनका लगा हुआ था और उस मास्क को उन्होंने छुआ भी नहीं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मास्क को उन्होंने छुआ भी नहीं, और जब छुआ हाथ सैनिटाइज करके छुआ और डिस्पोज किया। अभी हम जिस तरह से मास्क पहनते हैं वो आप भी जानते हैं। एक बार ध्यान से सोच के देखिए, मास्क एक रुमाल जैसा हम यूज़ कर रहे हैं, जब मर्ज़ी तब खोल रहे हैं, जब मर्ज़ी तब लगा रहे हैं, जब मर्ज़ी यहाँ थोड़ी सी खुजली हुई हमने खुजाल भी लिया, तो हम मास्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मास्क पहन नहीं रहे हैं। हमारे सजेशन तो ये है कि आप जब मास्क लगाएं, लगाने के पहले आप हाथ सैनिटाइज़ करें, और मास्क को छूने के पहले, चाहे वो आप बैंड से ही छू रहे हों, छूने के पहले आपको हाथ सैनिटाइज करना है, और एक बार किसी कारण से भी यदि आप मास्क उतारते हैं तो वो डिस्पोज होगा। जनता से अपील तो सबसे पहले यही है कि अब हम वापस से उस दौर में, जिस तरह से आप मार्केट में देख रहे हैं, लोगों ने ये मान लिया है कि कोरोना चला गया है। कोरोना गया नहीं है, और अब और ज़्यादा वेग से फैलने वाले स्वरूप में है। जो डर ज़रूर ख़त्म हो गया है, तो डरने की आवश्यकता मेरे हिसाब से तो है। वापस से थोड़ी सी दूरियां बनाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़ करें अपने आप को, और जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है, ख़ास तौर से छोटे बच्चों को, और वो लोग जो जिनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, उम्र दराज हैं, बीमार हैं, उनकी सुरक्षा के लिए तो कम से कम ये सारे सुरक्षा के जो उपाय हैं उनको अपनाएं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। कुल मिलाकर जो असावधानियां हम शहर में देख रहे हैं वो कई मायनों में घातक सिद्ध हो सकती है। सतर्कता की ज़रूरत है। भले ही वैक्सीनेशन लग गया हो, फिर भी सतर्कता की ज़रूरत है। बेशक ये घातक नहीं होगा, लेकिन फैलेगा बहुत तेज। एक्सपोज लाइव के लिए जर्नलिस्ट राहुल जामुदिया के साथ मैं नीरज द्विवेदी।